हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर ये रिवीजन वीडियो सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए है। आज अपन अगेन कवर कर रहे हैं चैप्टर 14 पार्ट 3। इससे पहले आपको इस चैप्टर के 2 पार्ट और आपको मिल चुके हैं। आज अपन थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं और थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो आज के इस वीडियो में जो बातें हम करने वाले हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ऑलमोस्ट गारंटी है ये तो कि एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड डेविएशन नाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और यहाँ पर आपको पहला जो फॉर्मूला है मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल डिवाइड बाय एन। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तब आएगा जब आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी इंडिविजुअल डेटा के लिए। लेकिन एक और बेहतर फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल डेटा के लिए, वो है रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। और आप अगर बड़े गौर से देखें, बड़े ध्यान से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और समेशन एक्स अपॉन एन दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसमें से अगर आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझें तो समेशन एक्स अपॉन एन जो ये लिखा हुआ है ना, ये कायदे से क्या है? ये कायदे से है आपका मीन है। ठीक है, तो ये जो मीन है ना, इसमें मीन आपको ऊपर वाले फॉर्मूले में नज़र आएगा और मीन जो है नीचे वाले फॉर्मूले में भी नज़र आएगा। तो यहाँ मीन यहाँ भी है और यहाँ भी है। समेशन एक्स अपॉन एन को तो मीन कहते हैं। ये है बच्चे लोग, अगर हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ना हो इंडिविजुअल डेटा के लिए, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा दोनों में फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी है हमारे फॉर्मूले में, तो यही सेकंड वाले फॉर्मूले को ही थोड़ा मॉडिफाई करके मैं लिखूँगा, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। अब ये जो समेशन एफ है, या तो उसको कैपिटल एन लिख सकते हो, माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। और आप अगर यहाँ गौर से देखें, बड़े ध्यान से देखें, तो ये समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ जो है ये क्या है? इसका मीन है। अब स्टूडेंट्स, आपको एक और नाम देखने को मिलता है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, वेरिएंस होता है। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। ये परसेंटेज में आंसर आता है। तो इस तरीके से इतनी बातें हमको क्वेश्चन में मिलती है। स्टूडेंट, इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दूं, फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ, कोई डेटा है 2, 3, 5 एंड 7। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डेटा किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं और उसको आपको अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 7 यहाँ करके 3 लास्ट में कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। एक्स टेबल आपके पास है, इसमें डेटा है 2, 7, 5 और 3। आपको एक टेबल और बनाना रहेगा एक्स स्क्वायर, 4, 49, 25 और 9। अब आप दोनों को सम कर लीजिए। आप बड़े ध्यान से समझ सकते हो कि अगर इसमें समेशन एक्स में करता हूँ तो एक्स टेबल का जो सम होगा वो होगा 7, 3, 10 और 5 to 17 ही आएगा। और उसी तरीके से अगर समेशन एक्स स्क्वायर में करता हूँ तो समेशन एक्स स्क्वायर मुझे मिले जाएगा 50, 25, 74, 74 और 4, 78 और 87 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 87/4 माइनस 17/4 का होल स्क्वायर।
आप अगर ये कैलकुलेट करते हैं रूट के अंदर का हिस्सा, तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको मिलने वाला है, तो आपको 87/4 मिलेगा 21.75 माइनस 17/4 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4.25 का स्क्वायर करना है। तो इसमें जो मीन होगा वो कितना होगा, 4.25 होगा। मीन जो है 4.25 है। अगर हम कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हमको मिलता है सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अगर मैं इसको माइनस कर दूं 21.75 में से 4.25 का स्क्वायर करता हूं अगर, तो 4.25 का स्क्वायर करने से मेरे को मिलेगा 18.0625। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 21.75 से, तो मिलेगा रूट के अंदर मेरे को मिलेगा 3.6875। और अगर मैं सिग्मा स्क्वायर कर देता हूँ तो ये वेरिएंस कहलाएगा, और जो वेरिएंस होगा ये आपका आंसर आ जाएगा 3.6875। लेकिन अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो सिग्मा जो आएगा ये आ जाएगा आपका 1.92 अप्रॉक्स। तो इस तरीके से आपका आंसर सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। सिग्मा स्क्वायर निकालने का मतलब है कि आप रूट मत लीजिए, स्टैंडर्ड एडिशन के फॉर्मूले से रूट हटा दीजिए तो सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, दैट इज़ वेरिएंस। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। तो सिग्मा यहाँ पर है 1.92, मीन है यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर था मीन 4.25 ये, तो ये बनेगा डिवाइड बाय 4.25 इंटू 100। तो अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको तो 1.92 डिवाइडेड बाय 4.25 इंटू 100 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 45 पॉइंट समथिंग 176% अप्रॉक्स। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में कोई भी कैलकुलेशन पूछा जा सकता है, या तो स्टैंडर्ड डिवीएशन या वेरिएंस। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए पहले सॉल्व करके रखा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ और आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने एक बना के रखा है। अगर क्वेश्चन में एक्स और एफ टेबल दिया है, तो अगर एक्स और एफ टेबल दिया है तो पहले तो एफ एक्स टेबल बना लेना। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, 1 इंटू 3 3 आएगा। एफ एक्स टेबल बनने के बाद आपको एक एफ एक्स स्क्वायर टेबल बनाना रहेगा। तो एफ एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, जो एफ एक्स का वैल्यू है 10 और ये एक्स का वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 10 तो 50 हो जाएगा, 12 इंटू 3 कर देंगे 36 हो जाएगा, फिर 12 इंटू 4 कर देंगे 48 हो जाएगा, 12 इंटू 6 करेंगे 72 आ जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से समेशन एफ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आप टोटल करेंगे तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर 213 होता है। एफ एक्स टेबल का अगर आप सम करते हैं तो आपको 51 मिलता है, और सारे फ्रीक्वेंसी टेबल का अगर आप सम करते हैं तो आपको 15 मिलता है। इस तरीके से आपको ये टेबल मिलने के बाद जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर, तो आपको मिला था ये समेशन एफ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मिलेगा 213, समेशन एफ एक्स की जगह पे मिलेगा 15, और उसके बाद ये जो समेशन एफ एक्स है अगेन इसकी जगह 51 और समेशन एफ की जगह 15। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्क्रीन पे दिख रहा है किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। ये जो 51/15 है इसका वैल्यू होता है 3.4, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं 3.4, और 3.4 जो है मीन है। फिर जब आप ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा के अंदर 2.64 आया, ये 2.64 जो है ना वेरिएंस है, और अगर हम इसका रूट ले लें तो 1.624 आएगा, और ये 1.624 जो आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन है। और फिर वेरिएंस निकलने के बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए। तो 1.624 डिवाइडेड बाय 3.4 करने से आपको इंटू 100 करेंगे 47.7% आ जाएगा। अब बच्चे लोग मैंने दो क्वेश्चन करा दिए आपके लिए, एक सिंगल एक्स वाला और एक में एक्स और एफ वाला। एक वैरायटी और होता है क्लास इंटरवल। अगर आपको क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्लास इंटरवल वाले टेबल का मिड वैल्यू लेना है। मिड वैल्यू लेंगे तो एक्स टेबल बन जाएगा। फिर जो एक्स टेबल बनेगा उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी दिया रहेगा,
उसके आगे का खेल बिल्कुल वैसे ही खेलना है जैसे यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको एक एक्सप्लेन करके बना के दिया, ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि जो क्लास इंटरवल वाला टेबल रहेगा, जैसे ही उस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू लोगे आप, आपको ये एक्स टेबल मिल जाएगा, और एक्स टेबल मिलने के बाद क्लास इंटरवल वाले टेबल का कोई रोल नहीं रहेगा। तो बच्चे लोग इस तरीके से आप क्वेश्चन स्टैंडर्डेशन का बना सकते हो, वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक बहुत ही अच्छा सा एक बढ़िया सा वैरायटी एग्ज़ाम में आता है, मैं इसकी बात भी कर लूँ आपसे। ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपैरिजन करने में। तो आपको क्वेश्चन जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि आपको बोलेगा कि 2 बैट्समैन है, एक बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है। बोलेगा एक बैट्समैन का पूरे टूर्नामेंट में एवरेज स्कोर 50 है, पर उस बैट्समैन का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, और दूसरा एक बैट्समैन है, उसका पूरे टूर्नामेंट में एवरेज स्कोर, नाम बदल दिया मैंने, सपोज वाई बार कर दिया, सपोज इसका एवरेज स्कोर 55 है, पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, विच बैट्समैन इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट। तो इस स्थिति में या जैसे अभी बैट्समैन वाला एग्जांपल दिया मैंने, तो विच बैट्समैन इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट वर्ड आएगा। कभी 2 कंपनी का प्रॉफिट दे देगा, एवरेज प्रॉफिट इसी कंपनी का ये है और उसके प्रॉफिट का स्टैंडर्डेशन इतना है, तो आपको एवरेज और स्टैंडर्डेशन 2 बातें दी जाएंगी, और कंपनी का क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे विच कंपनी इज़ मोर सॉलिड। बैट्समैन आएगा तो विच बैट्समैन इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट। कभी 2 बैट्समैन, कभी 3 बैट्समैन, कभी 2 कंपनी, कभी 3 कंपनी का डेटा दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप मीन निकालोगे या मीडियन निकालोगे या मॉड निकालोगे। तो ऐसी स्थिति में जो कंपैरिजन का सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज़्यादा सॉलिड है, ऑब्वियसली ना। जिसमें वेरिएशन कम है, जिसमें फ्लक्चुएशन कम है, जो डेटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ है वो डेटा। तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे बैट्समैन ए का, फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, और वैसे ही आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे सेकेंड बैट्समैन का, दैट इज सिग्मा अपॉन उसका मीन इंटू 100। तो यहाँ पर ऐसा करने से आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, एंड यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दूसरे वाले का मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर आ जाता है आपका 6%, 50 और 2 6% का वेरिएशन है। और यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है आपका, यह आ जाएगा आपका 7 इंटू 100, 7 इंटू 100, ऑब्वियसली 700 बाई 55 में कर रहा हूँ, तो यार है 12% का वेरिएशन, 12.72। ठीक है, तो एक का वेरिएशन 6% का और एक का वेरिएशन 12.72% का है। ऑब्वियसली वेरिएशन किस में ज़्यादा है, कंपनी बी में। कंपनी स्टूडेंट बी के परफॉर्मेंस में वेरिएशन ज़्यादा है, कंपनी बी के परफॉर्मेंस में वेरिएशन ज़्यादा है, या स्टूडेंट या बैट्समैन बी के परफॉर्मेंस में वेरिएशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट बी, भले ही देखो इसका एवरेज ज़्यादा है, बट इसके खेल में, इसके रन बनाने में ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, इसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। और एक का एवरेज भले ही थोड़ा कम है, बट ये कंसिस्टेंटली रन बना रहा है कंपेरेटिवली ऑफ कंपेरिजन ऑफ स्टूडेंट बैट्समैन बी। तो बैट्समैन ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो आप लिखेंगे कि बैट्समैन ए जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है बी के कंपैरिजन में। मैंने ये नहीं बोला कि बैट्समैन अच्छा है या बुरा, यहाँ पर है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट वर्ड अलग होता है। बैट्समैन कौन अच्छा है, तो हो सकता है उसमें आप बोले कि सर ऑब्वियसली जिसका एवरेज ज़्यादा है वो बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ अच्छा या बुरा नहीं चेक किया जा रहा है, यहाँ चेक किया जा रहा है कि कौन बैट्समैन लगातार यूनिफॉर्म तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा परफॉर्मेंस, जिसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लगभग हर मैच में सक्सेस हो रहा है, लगभग हर मैच में फेलियर हो रहा है, लगभग हर मैच में फ्लॉप होना भी एक कंसिस्टेंसी है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं
इसमें और क्या वैरायटी हो सकता है स्टैंडर्ड एडिशन के क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड एडिशन वाले वैरायटी क्वेश्चन में एक और वैरायटी होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड एडिशन का फंडा। हालांकि इसको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, 25 अटेम्प्ट पिछले 25 सालों की अगर बात करूँ, 50-60 अटेम्प्ट की बात करूँ तो 3-4 बार ही एग्जाम में क्वेश्चन आए। बट मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ इसका। कंबाइंड स्टैंडर्ड एडिशन का फॉर्मूला होता है √ऑफ n1 इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय हो जाएगा n1 प्लस n2, होल डिवाइड बाय हो जाएगा n1 प्लस n2। तो सर आप कहेंगे n1 n2 क्या है? तो ये तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि n1 n2 क्या चीज़ है। n1 n2 है दो कैटेगरी में जितने लोग हैं उनका नंबर। सपोज क्लास में कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, तो n1 n2 वही हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ है नंबर ऑफ गर्ल्स। सिग्मा 1 क्या हो गया सर? जो बॉयज़ है उनका एवरेज स्कोर, सॉरी उनका स्टैंडर्ड एडिशन स्कोर का। सिग्मा 2 जो है गर्ल्स के स्कोर का स्टैंडर्ड एडिशन। d1 d2 क्या है ये समझ नहीं आया। तो सर d फॉर डिफरेंस है, कुछ डेविएशन जैसी चीज़ है, ये तो समझ में आ रहा है। तो आपको मेंशन करके दे रहा हूँ वेयर d1 इज़ x बार माइनस x1 बार एंड d2 इज़ x बार माइनस x2 बार। तो x बार क्या चीज़ होता है? x बार है आपका कंबाइंड मीन, x बार है कंबाइंड मीन, जो ऑलरेडी मैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के फर्स्ट पार्ट में आपको समझा चुका हूँ। x1 बार सारे बॉयज़ के स्कोर का एवरेज और x2 बार सारे गर्ल्स के एवरेज। तो ये d1 d2 आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, लेकिन जस्ट आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि x बार जो होता है कंबाइंड मीन वो होता है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो अगर आपको कोई कंबाइंड स्टैंडर्डेशन का क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आपको x बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आप x बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में डेटा ऐसा देगा कि या तो आपको x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा और या तो रेडीमेड x बार दे दिया जाएगा। तो x बार निकल जाने के बाद आपको d1 और d2 निकालना रहेगा। d1 d2 निकल जाने के बाद आपको ये कंबाइंड स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। मतलब आपको यहाँ प्रोसीड करना पड़ेगा, नीचे से लेकर के ऊपर इस तरीके से जाना रहेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब ये कंबाइंड स्टैंडर्डेशन का क्वेश्चन कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा आपको कि पहले कंबाइंड मीन निकालना रहेगा, फिर d1 d2 निकालना रहेगा। d1 d2 निकल जाने के बाद आपको क्वेश्चन में ये पूरा वैल्यू रखना रहेगा, ठीक। इसके अलावा करेक्टेड स्टैंडर्डेशन का भी क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर, 20-25 सालों में 40-50-60 अटेम्प्ट में मुश्किल से 2-3 बार आया है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये पॉपुलर है एग्ज़ाम के लिए, लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स पूछा जाएगा तो आपको बनाने का एक तरीका ये हो सकता है कि पूरा आप एक टेबल लें, उसमें सारे नेचुरल नंबर को लिखें, फिर कैलकुलेशन करें। बट अगर आप इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। डायरेक्ट आप √n² - 1/12 ये आपको याद रख लेना है। अगर आप याद रखते हो, अब क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है, तो आप अगर याद है तो डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो, एक 4 ऑप्शन में रहेगा। और अगर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर बताओ, तो आप n की जगह पे 7 रख देना, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 - 1 48/12, 4 का √2, आंसर आएगा 2, फाइनल आंसर 2। बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो n की जगह 10 रख दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो n की जगह 20 रख दीजिए। तो ये वैरायटी बहुत पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक वैरायटी बहुत पॉपुलर है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका एक और नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। बहुत बार देखा गया है कि आपको सिग्मा डायरेक्ट दे दिया जाएगा, मीन आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है,
तो ऐसी स्थिति में तो सीधा सीधा सिग्मा और एक्स बार का वैल्यू रखना है और आंसर लाना है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए सिग्मा का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको सिग्मा की जगह वेरिएंस दिया जाएगा। तो वेरिएंस से आप सिग्मा कैसे बनाएंगे? अगर वेरिएंस दिया है तो उसका रूट ले लेना, स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन दिया है उससे वेरिएंस बनाना है तो स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर करते हैं। तो ओवरऑल सिग्मा और मीन दोनों रेडीमेड दिया जाएगा, आपको सीधा सीधा डिवाइड करके इनटू 100 करना है। इस तरीके से आप यहाँ आंसर ला सकते हैं। ठीक, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फंडा है जो आपको याद रखना है कि जो मीन होता है ना, जो एक्स बार होता है ना, इसमें आप बोल सकते हो कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्टेड होता है और चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्टेड होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर सारे डेटा में कोई डेटा प्लस करें या सारे ऑब्जर्वेशन में कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन माइनस करें तो ऑब्वियसली मीन में चेंज होता है। मान लो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज मैंने निकाला 60 आया। अगर मैं सारे स्टूडेंट को 10 नंबर बोनस दे देता हूँ, सबके 10 नंबर इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो जो पुराना मीन था उसमें भी 10 इंक्रीज़ कर दो, नया मीन आ जाएगा। अगर मैं सारे स्टूडेंट के 5 मार्क्स कम कर देता हूँ तो पुराने मीन में भी 5 मार्क्स कम कर दो, नया मीन आ जाएगा। यानी जो मीन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड है, डिपेंडेंट है, प्लस और माइनस से फ़र्क पड़ता है उसको, एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल से भी फ़र्क पड़ता है उसको। चेंज ऑफ स्केल मतलब अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, कुछ डिवाइड कर दें, कुछ परसेंटेज चेंज कर दें, तो चेंज ऑफ स्केल से भी फ़र्क पड़ता है उसको। तो मीन जो होता है इसको चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों से फ़र्क पड़ता है। बट जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है ना, इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से बस फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ ओरिजिन से इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। यानी सारे ऑब्जर्वेशन में 5 नंबर ऐड कर दूं या सारे ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर माइनस कर दूं तो सिग्मा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट ये चेंज ऑफ स्केल से उसको फ़र्क पड़ता है। चेंज ऑफ स्केल मतलब ये सारे नंबर में कोई मल्टीप्लाई कर दें या कुछ नंबर डिवाइड कर दें या परसेंटेज चेंज कर दें तो स्टैंडर्ड डिवीएशन में फ़र्क पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल, डिपेंडेंट है ये। और ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन पे नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मीन किस पे, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल किस पे अफेक्टेड है, किससे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है। तो इसका जवाब है दोनों पे डिपेंडेंट है। और स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो केवल चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है, चेंज ऑफ ओरिजिन पे नहीं। ठीक है, तो ये करने के बाद, ये फंडा समझने के बाद, एक बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन इसका एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं एक और वैरायटी आपको कवर करके दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते भी हैं, डायरेक्ट थ्योरी भी पूछा जाता है। एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पार्ट है, एग्ज़ाम में बहुत आता है, रिलेशन बिटवीन QD, MD और SD। QD फॉर क्वार्टाइल डिवीजन, MD फॉर मीन डिवीजन, SD फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो जैसे मीन, मीडियन एंड मॉड में कुछ रिलेशन था, उसके बारे में हमने बात किया था, वैसे यहाँ रिलेशन बिटवीन QD, MD, SD है। तो QD, MD और SD का जो रेशियो होता है वो होता है 10:12:15। 10:12:15 होता है इसका रेशियो। तो QD, MD और SD का रेशियो होता है 10:12:15। इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, पहले तो रिलेशन ही पूछ दिया जाता है कि QD, MD में क्या रिलेशन है। तो भाई QD, MD का रिलेशन, अब उसको कई फॉर्म में वो बदल के दे सकता है। जैसे लिखा है 10/12, तो QD/MD हो जाएगा आपका, अगर आप 2 से कट करें तो 5/6। फिर भले इसको लिख देगा भाई 6 टाइम्स ऑफ QD इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ MD। 4 ऑप्शन में कुछ गलत भी लिखेगा, तो वैसे ही MD, SD में रिलेशन लिख देगा, वैसे ही QD और SD का रिलेशन बना देगा।
और कई बार क्या करता है, QD देगा बोलेगा MD निकालो, कभी MD देगा बोलेगा HD निकालो। तो ये जो फंडा आपको बता रहा हूँ मैं, QD MD HD का रिलेशन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पैटर्न की बात करते हैं, जो हद एग्ज़ाम में आता है और हद बहुत ही सरल होता है, आपको बस ध्यान से समझना है। तो बिकॉज ऑफ इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक है डिस्पर्शन। तो फिलहाल मैं बात करूंगा फॉर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बस की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे किसकी, मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब की बात करेंगे। तो मेजर ऑफ, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको सीधा सीधा लिख के देगा, इफ़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y, कुछ रिलेशन दे देगा, बोलेगा 2x + 3y - 7 = 0, ऐसा कुछ भी एक रिलेशन x और y के बीच बना के देगा। ये इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, यानी 2x एक तरफ है, y वाला हिस्सा राइट साइड हो सकता है। तो आपको कोई भी ऐसा एक इक्वेशन देगा जिसमें x और y नज़र आएंगे और बोलेगा कि इफ़ द मीन ऑफ x इज़ 5 देन फाइंड द मीन ऑफ y। तो जैसे आपने सुना वर्ड मीन, आपको समझ में आना चाहिए कि मीन वर्ड आया, इसका मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। कभी बोलेगा कि मीडियन ऑफ y इज़ फलाना, फाइंड मीडियन ऑफ x, मीडियन वर्ड भी स्टैंडर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। मॉड देगा तो x का वैल्यू देगा और y का वैल्यू पूछेगा, या y का वैल्यू देगा और x का वैल्यू पूछेगा। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कुछ के कोई भी वर्ड बोल सकता है। ये सारे वर्ड आपको सुनाई देंगे तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, 2 टाइम्स x की जगह पे हम रख लेंगे x बार और 3 टाइम्स y की जगह हम रख लेंगे y बार, -7 = 0। तो अगर मीन की बात होगी तो जो x है वही x का मीन है, y जो है वही y का मीन है, ऐसा आप डायलॉग बना सकते हैं। अगर मीडियन की बात होगी तो आप 2 टाइम्स x की जगह मीडियन ऑफ x ले लो और 3 टाइम्स y की जगह मीडियन ऑफ y ले लो और -7 = 0। यानी अब आप ये कह सकते हो कि जो x है वही x का मीडियन है, जो y है वही y का मीडियन है। और वैसी तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं मॉड के लिए, 2 टाइम्स ऑफ x का मॉड प्लस 3 टाइम्स ऑफ y का मॉड -7 = 0। यानी यहाँ भी एक बात बोला जा सकता है कि जो x है वही x का मॉड है, जो y है वही y का मॉड है। सेम ये बात क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, यानी पूरे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हर नाम के लिए लिखा जा सकता है। अब इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा सिंपल सा, बोलेगा कि ये x और y के बीच एक रिलेशन है, बोलेगा कि अगर x का मॉड फलाना है तो ये दे देगा x का मॉड, बोलेगा y का मॉड निकालो, तो कुछ नहीं करना है, जो x है ना उसी की जगह पे x का मॉड रख देना है और जो y आएगा वही जो होगा y का मॉड होगा, बस। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन लगा दूं कि इफ़ मीडियन ऑफ x इज़ 3 देन फाइंड मीडियन ऑफ y, तो अगर मीडियन ऑफ x दिया है, मीडियन ऑफ y निकालना है, तो आप बिल्कुल डायलॉग बना सकते हैं, जो x है वही x का मीडियन है, जो y है वही y का मीडियन है, मतलब x की जगह पे x का मीडियन और y की जगह पे y का मीडियन रख लिए अपन। ऐसा करने से ये अब क्या बनेगा, क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 2 टाइम्स ऑफ x का मीडियन है 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y का मीडियन आपको निकालना है, तो मीडियन ऑफ y -7 = 0। अब ये बन जाएगा आपका 6, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू, ये -7 है और ये +6 है, बनेगा -1, राइट साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 आंसर आ जाएगा। तो कोई भी एक वैल्यू देगा x का और y का पूछेगा, या y का वैल्यू देगा x का वैल्यू पूछेगा। ये हो गया आपका पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर कहानी है तो ऐसी होगी। अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जितने नाम होते हैं उनके लिए अलग सा ये थोड़ा कैलकुलेशन बैठता है। फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्शन,
फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, देखिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर बोल पूरा रहा हूँ कि MOD मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात हो रही है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग क्या क्या नाम पढ़ते थे, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, अब वो अबाउट मीन हो या अबाउट मीडियन या अबाउट मॉड, और एक स्टैंडर्ड डिवीजन। तो जब ये सब नाम आएंगे ना तो हमको समझ जाना है, क्वेश्चन देखते ही कि भाई ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ऐसे ही एक इक्वेशन देगा, एक रिलेशन देगा। सपोज मैं चलो यही क्वेश्चन बना रहा हूँ, इफ़ 2x + 3y - 7 = 0, तो x और y के बीच ऐसा कुछ भी एक रिलेशन दे देगा। और इस बार बोलेगा इफ़ रेंज ऑफ x इज़ 5 देन फाइंड द रेंज ऑफ y, ऐसा बोलेगा। तो कभी रेंज ऑफ x देगा, रेंज ऑफ y पूछेगा, या रेंज ऑफ y देगा, रेंज ऑफ x पूछेगा। दोनों ही केस में आपको अब ये काम नहीं करना है जो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कर रहे थे। ये नहीं बोलना सर x की जगह पर x का रेंज रख देंगे तो वो जो y आएगा वो y का रेंज होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चाहे रेंज आए या क्वार्टाइल डिवीजन या मीन डिवीजन या स्टैंडर्ड डिवीजन, कोई भी आए, आपको अब ये काम तो नहीं करना है। आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना रहेगा, आपको ये जो रिलेशन दिया जाएगा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेजर ऑफ डिस्पर्शन को y अलग करना पड़ेगा इससे। तो y कैसे अलग करके क्या लिखेंगे, 3y = जाएगा -2x + 7, ठीक है, ये हो जाएगा 3y = -2x + 7। अब ये बन जाएगा y = -2/3 × x + 7/3, ये हो जाएगा। जब हम इसको कंपेयर करेंगे y = mx + c से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, y = mx + c, तो इसमें जो m का वैल्यू है -2/3 हो जाएगा, m का वैल्यू -2/3 हो जाएगा। और m का वैल्यू जो -2/3 होगा, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तब आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेंज ऑफ y = ये जो m आया उसका मैग्नीट्यूड इंटू रेंज ऑफ x। तो अगर रेंज पूछेगा तो रेंज लिखेंगे, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन बोलेगा तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y = मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। मीन डिवीजन बोलेगा तो मीन डिवीजन ऑफ y = m का मैग्नीट्यूड इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। यानी कोई भी नाम आ जाए मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, आपको ये प्रोसीजर करना है कि y ही अलग करना है। बिल्कुल नहीं सोचना, कुछ लोग बोलते हैं सर अगर x दिया है और y का वैल्यू फाइंड करना है तो इस केस में y अलग करेंगे, अगर y दिया है और x का वैल्यू फाइंड करना है तो x अलग करेंगे। नहीं नहीं, आप कर सकते हो, उसके लिए भी एक रास्ता है, वो भी एक फिर इधर लास्ट में भी चेंज करना पड़ता है। बट आप मेरा तरीका मानेंगे तो आप चाहे x दिया हो y पूछा हो या y दिया हो x पूछा हो, आप ना हमेशा एक ही काम करना, हमेशा y ही अलग करना, हमेशा यही फंडा लगाना, y लेफ़्ट साइड में रखना, राइट साइड में x वाला, आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहे ये दिया हो ये निकालना हो, या ये दिया हो और ये निकालना हो, इसी से बात बन जाएगी। तो फिलहाल ये लिखा है रेंज ऑफ y = यहाँ पर जो m आया है वो है -2/3, तो -3/2/3 का मैग्नीट्यूड, और रेंज ऑफ x आपको क्वेश्चन में दिया है 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। तो इस तरीके से -2/3 का मैग्नीट्यूड 2/3 होता है इंटू 5, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 10/3। फाइनल आंसर हो जाएगा 10/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। तो ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर वेरिएंस बोलेगा तो वेरिएंस के लिए पहले आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना, फिर जो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा उसका स्क्वायर करना, उससे वेरिएंस आएगा। कई बार अब जैसे एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। लिख रहा है इफ़ मीन ऑफ x इज़ 50, मीन ऑफ x इज़ 50, देन फाइंड द मीन ऑफ x - 50 अपॉन 5। भाई अब आप बोलेंगे सर इसमें तो y दिया ही नहीं है, तो आपको यही समझना है कि जिसका हमको मीन निकालना है, ये इसको नाम y रख सकते हो आप चाहो तो, y =
x माइनस 50/5 ऐसे लिख सकते हो। तो जब y नहीं दिया हो ना, तो जो x के टर्म्स में कुछ दिए जाएंगे वैल्यूज, उसको y मान लेना आप, ठीक है। और बिकॉज ऑफ ये मीन का क्वेश्चन है तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, ना स्टैंडर्ड डिवीजन कोई फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप सीधा लिखोगे कि x का मीन अगर 50 है तो जो x है वही x का मीन है, तो जो y आएगा वही y का मीन आएगा। मतलब आप इसको ऐसा कर सकते हो, y बार इज इक्वल टू x जो है वही x का मीन है, तो ये बन जाएगा x की जगह हो जाएगा x बार माइनस 50, ये 50 है और उसके बाद नीचे 5। अब आपको x बार देगा तो y बार निकाल लो, या y बार देगा तो x बार निकाल लो। दैट इज़ द मीन ऑफ y एक्चुअली। तो मीन ऑफ y इज इक्वल टू 50 माइनस 50/5, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका। अब हमको समझना है कि ये तो क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन बना रहे हो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, ठीक है। तो और वैरायटी देखते हैं उसके बाद। एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ देयर आर द 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 40 एंड 30 ऑब्जर्वेशंस। तो एक ग्रुप में 40 ऑब्जर्वेशंस हैं और एक ग्रुप में 30 ऑब्जर्वेशंस हैं। हैव द एरिथमेटिक मीन 50 एंड 60, यानी इस पहले वाले ग्रुप का जो मीन है 50 है और सेकंड वाला जो ग्रुप है इसका मीन है आपका 60। अब क्वेश्चन में ये बोला है देन द कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन भी निकालना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा 1 सपोज दे दिया यहाँ पर, सपोज सिग्मा 1 है आपका 3 और इसका है सिग्मा 2 है आपका सपोज 2। अब कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए पहले कंबाइन मीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले इसका फंडा मैंने बताया था। पहले आप क्या निकालोगे, बोलो कंबाइन मीन। फॉर्मूला क्या होता है, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो ये बन जाएगा x बार इज इक्वल टू n1 है 40, x1 बार है 50, n2 है 30, x2 बार है 60 और होल डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30। तो यहाँ से पहले तो x बार आप निकाल लेंगे, ऊपर आ जाएगा 2000 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 70। तो अगर मैं ये x बार कैलकुलेट करूँ तो 2000 और 1800 दैट इज़ द 3800 हो जाएगा। 3800 डिवाइड बाय 70 करूँगा मैं तो मेरे को मिल जाएगा 54.28। तो 54.285 से बना रहा है तो 286 कर लेता हूँ मैं, 54.286 आया। आप और अप्रॉक्स ले सकते हो, 54.2 या 54.28 को 3 करके लिख सकते हो, चला लेंगे उतना। मीन निकलने के बाद बताइए क्या निकालते थे, D1 और D2। तो D1 होता है x बार माइनस x1 बार एंड D2 होता है x बार माइनस x2 बार। तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा x बार आया आपका 54.3, लिख ले रहा हूँ मैं अप्रॉक्स इसको 28 को, माइनस x1 बार यहाँ पर 50 आ जाएगा एंड D2 जो आएगा आपका ये हो जाएगा 54.3 माइनस x2 बार आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 60। तो D1 यहाँ पर आ जाएगा 4.3 और D2 आ जाएगा आई थिंक 5.7, ठीक है, नेगेटिव में आएगा, चलिए नेगेटिव में लिख लेते हैं, माइनस 5.7, ठीक है। तो इस तरीके से D1 D2 निकलेगा। अब जो आप फॉर्मूला कंबाइन स्टैंडर्डेशन का लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ n1 इंटू D1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू
d2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। जब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो पूरा कैलकुलेशन से आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ n1 है यहाँ पर आपका 40 और n2 है 30। 40 इंटू d1 का स्क्वायर है 4.3 का स्क्वायर प्लस ये 30 आएगा और माइनस 5.7 का स्क्वायर प्लस अगेन 40 इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा 1 है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर। सिग्मा 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर सिग्मा 2 आपको 2 दिया है, 2 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके इस पूरे को आंसर ला सकते हैं। मैं अभी कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप इस तरीके से आंसर ला सकते हैं। यहाँ देख रहे हो -5.7 का स्क्वायर है, तो -5.7 का स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा -5.7 का स्क्वायर करने से, ठीक है। और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद सिग्मा निकल जाएगा। अगर वेरिएंस बोलेगा तो सिग्मा जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वेरिएंस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं कंबाइंड स्टैंडर्ड एडिशन का कराने का मन था, ये मैंने करा दिया आपके लिए। इसके अलावा और क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखा है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज़ 1/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3 अपॉन Q1। अच्छा, इस 1/4 से साफ साफ दिख रहा है कि ये 0.25 होता है, इसका मतलब यानी इंटू 100 करके नहीं दिया है ये। अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 25% लिखा होता तो हम लोग इंटू 100 करते हमारे फॉर्मूले में। तो फिलहाल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 1/4 लिखूँगा डायरेक्ट में। इंटू 100 करता तो फिर राइट साइड में 25 लिखता, 25%, तो ये 1/4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 टाइम्स ऑफ Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ Q3 प्लस Q1। अगर आप इसे ब्रैकेट ओपन करें तो 4 टाइम्स ऑफ Q3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1। अभी क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ Q3 में से एक Q3 अपन माइनस कर लेंगे और ये जो -4 टाइम्स ऑफ Q1 है इसको अपन राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे। ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q1। अब 4 टाइम्स ऑफ Q3 में से एक Q3 अगर अपन माइनस करते हैं तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ Q3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q1। आपको क्वेश्चन में ध्यान से समझिए Q3/Q1 बोला है, ना कि Q1/Q3। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू किधर शिफ्ट करना है, गड़बड़ी नहीं करना। Q3/Q1 अगर बोलेंगे तो आंसर आएगा 5/3, ठीक है। तो ये एक आंसर आ जाएगा 5/3। अब इसके बाद अगर हमको एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वार्टाइल वगैरह से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लिखा है द प्रोबेबल वैल्यू, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है। द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, आपको निकालना है मीन डेविएशन। और आपको दिया है Q3 का वैल्यू दिया है 40, Q1 का वैल्यू दिया है 15। अब Q3 और Q1 आपको दे दिया है, आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले आप ना क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अगर परसेंटेज में आंसर निकालना है तो आप इंटू 100 कर सकते हो। तो क्वार्टाइल डेविएशन आपका जो आ जाएगा, बोलिए Q3 माइनस Q1 यानी 40 और सॉरी
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन नहीं, मुझे केवल क्वार्टाइल डिवीजन चाहिए, तो Q3 माइनस Q1/2 करूँगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, 40 माइनस Q1 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। तो केवल अगर क्वार्टाइल डिवीजन की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन नहीं, तो 40 माइनस 15 होता है 25, 25/2 करेंगे तो 12.5 आएगा। अब ये क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू है, ठीक है, आप 12.5 या 25/2 भी बोल सकते हो। ये क्वार्टाइल डिवीजन है, बट हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था मीन डिवीजन। तो अगर मीन डिवीजन चाहिए तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था QD और MD और HD में क्या रिलेशन होता है। तो फिलहाल हमें QD और MD का रिलेशन चाहिए 10⁻12। तो QD और MD का रिलेशन है 10/12। तो यहाँ से QD अपॉन MD हो जाएगा 10/12। अब देखिए QD यहाँ आपको 12.5 मिल चुका है, तो ये बनेगा 12.5 अपॉन MD इज इक्वल टू 10/12। यहाँ से आप MD कैलकुलेट कर सकते हो मीन डिवीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 12 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा। तो यहाँ से मीन डिवीजन इज इक्वल टू आप हाँ इसको अगेन 25/2 लिख के आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12/10 कर लीजिए। यहाँ से आप मीन डिवीजन कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको ये 5 से कटेगा, यहाँ पर 5 से 2 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 2 1 टाइम, यहाँ 2 6 टाइम्स, और फिर 2 1 टाइम, यहाँ 2 3 टाइम्स, फाइनली बनेगा 15। तो आंसर आएगा 15 मीन डिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, एक बहुत बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत खास बात बता दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो एब्सोल्यूट डेविएशन वर्ड का मतलब है ये जो मैग्नीट्यूड लग रहा है जिसमें, तो मैग्नीट्यूड लगाने वाला फॉर्मूला हमको किस में देखने को मिलता था, मीन डिवीजन में। मीन डिवीजन अबाउट मीन, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन और मीन डिवीजन अबाउट मॉड, कुछ भी हो उसमें सिग्मा लेकर के x माइनस एक्स बार करते थे, या फिर सिग्मा ऑफ x माइनस मीडियन करते थे, ये मैग्नीट्यूड लेते थे वहाँ पे। और मैग्नीट्यूड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, साइन को कंसिडर नहीं करते वहाँ पे कैलकुलेशन में। तो इसका आंसर ऑप्शन में दिया रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिवीजन। तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि इसका सही आंसर आएगा क्या, मीन डिविएशन। अब इसके अलावा एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप ध्यान सुनिए। लिखा है ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर मेजर देन अदर। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अदर और जो मीन निकालने के तरीके उनसे बेटर कब होगा। ऑप्शंस है व्हेन द डेटा आर गिवन इन टर्म्स ऑफ, तो पहला ऑप्शन है रेशियोस एंड परसेंटेज आर गिवन, डेटा रेशियो और परसेंटेज के फॉर्म में है। ये ऑप्शन भी है इंटरवल ऑफ स्केल इज गिवन, एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी लिखा है आइदर ए और बी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन है। याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन तब है जब रेशियो एंड परसेंटेज के फॉर्म में डेटा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम का आया हुआ। लिखा है द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम 3 डिफरेंट शेयर्स आर 100%। एक शेयर में 100% का रिटर्न है, एक में 200% और एक में 400%। अभी बोल रहा है कि द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालिए। तो जैसे ही इसने कहा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो लोग क्या करते हैं, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, मीन लेते हैं नॉर्मल। बट आपको यहाँ मीन नहीं लेना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन लेना है, क्योंकि डेटा किस फॉर्म में दिए हैं, देखो परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये बस ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के फॉर्म में जब डेटा है तो आप ज्योमेट्रिक मीन द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं, 100, 200 और 400, तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर क्या करेंगे, 1/3 करेंगे। देखते हैं ये बिना कैलकुलेटर के हो पाएगा क्या। तो 8 आएगा और फिर 0 0 0 0 0 0 पावर 1/3। मेरे ख्याल से आप इसे गौर से समझ सकते हैं, ये 200 का पावर 3 बनेगा,
और बाहर है पावर 1/3, 3 कट जाएगा, तो इस बार आंसर आ जाएगा 200%। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, एक ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं सिमिलर, अब मैंने पैटर्न लगभग पूरे कवर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन है, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल क्या होता है? ऑप्शन ए हार्मोनिक मीन, ऑप्शन बी है ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और एक नन ऑफ दिस। तो आप सबको पता है एपीजीपी चैप्टर भी मैंने करवाया था, वहाँ भी ये चीज़ बात कवर किए थे। अरिथमेटिक मीन का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हार्मोनिक मीन होता है, और हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल करने से जो आता है वो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर उल्टा कर दें, सारे टर्म को उल्टा कर दें, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म को उल्टा कर दें तो अरिथमेटिक और हार्मोनिक का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है, लोग इसको देख करके, इसका वर्डिंग्स देख के घबरा जाते हैं। लिखा है कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देखो वर्डिंग्स देखो इसके, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल -3, 7। तो -3 और 7 के बीच जितने डेटा यूनिफॉर्म इंटरवल पे हैं, यानी या तो सबके बीच का एक का गैप होगा या दो का गैप होगा, बट वो डेटा -3 और 7 के बीच के हैं। अब ये बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे डेटा का मीन निकालो। तो आपको पूरे डेटा कंसिडर नहीं करने हैं कि -3 और 7 के बीच, जैसे मैं स्केल बनाऊँ, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3। तो ऐसा नहीं होगा -1 -2 -3 है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ऐसा नहीं होगा कि -3 और 7 के बीच आप पूरी लिस्ट बना लें डेटा की, ज़रूरत नहीं है कि सर या तो यूनिफॉर्म गैप लेके एक्स टेबल बना लो। एक्स टेबल में आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 पूरा आएगा, या तो दो का गैप ले लो, -1 के बाद -3 से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, या तो ऐसा ले लो, दो का गैप, 3 का गैप, ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आप -3 और 7 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि आप कैसा भी डेटा ले लो आंसर एक ही आएगा, दैट इज़ 2 ही सेंटर है इसका, ऑब्वियसली आप कहीं से भी काउंट कर देख लो। 2 के लेफ्ट साइड में कितने वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5, और 2 के राइट साइड में 1 2 3 4 5, तो आंसर 2 आना है, फिर चाहे वो कैसा भी आप गैप लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आंसर आप ला सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन देखो एग्ज़ाम में तो ये ढेर आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ ईच आइटम इज़ रिड्यूस्ड बाय 15, मतलब अगर बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे डेटा हैं, कितने डेटा नहीं दिया है, पर बोल रहा है अगर बहुत सारे डेटा दिए और सबको सब में 15 रिड्यूस कर दें, बोल रहा है कि फाइंड द देन द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में क्या चेंज आएगा? तो ऑप्शन लिखा, ऑप्शन ए है रिड्यूस बाय 15, क्या अरिथमेटिक मीन भी नया जो अरिथमेटिक मीन है क्या वो पुराने अरिथमेटिक मीन से 15 रिड्यूस हो जाएगा? ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 15, ऑप्शन सी है रिड्यूस बाय 10, नन ऑफ दिस। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैं कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में कोई डेटा, कोई यूनिफॉर्म, कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, कोई डेटा को आप माइनस करोगे, तो नया मीन निकालने के लिए भी आप पुराने मीन में उतना ही नंबर माइनस कर दो। अब इसमें देखो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबका क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है मीन ऑफ द डेटा, कुछ डेटा दिए गए हैं आपको, और इसमें लिखा गया है देखो 6 4 1 6 5 10 3, बोल रहा है मीन ऑफ द डेटा फलाना इस 5, सबका मीन दे दिया है आपको 5, सबका मीन 5 है। अगर इन सबका मीन 5 है, अगर इन सबका मीन 5 है, तो आपको बोल रहा है कि अगर सबका मीन 5 है और व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन एडेड बाय 2, अगर सब में अपन 2 ऐड कर दें, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय 2, सब में 2 ऐड कर दो, तो बोल रहे नया मीन निकालो।
तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि सब में पहले 2 ऐड करके पूरा डेटा लिखना है कि 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 12 होगा, फिर 5 होगा, फिर उसके बाद सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने का। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर रहे हो तो नया मीन निकालने के लिए क्या करो, पुराने मीन में भी 2 ऐड कर दो, आंसर सीधा 7। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन लिखा है, देखो मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर सारे ऑब्जर्वेशन को, अगला एक और क्वेश्चन है इसमें लिखा है सारे ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 आइटम है, उनका मीन 5 है, टोटल 20 डेटा है। सपोज क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, सबका मैंने पेपर चेक किया, एवरेज आया 5 नहीं मतलब 50 या 100 में नहीं, 10 मान लो 10 नंबर का टेस्ट रहा होगा। अब कितने नंबर का टेस्ट था उससे मतलब नहीं है, तो मान लीजिए एवरेज आया 5। अब किसी कारण से मेरे को सबके नंबर 3 टाइम्स करने पड़े, सबके नंबर ट्रिपल कर दिया मैं, ठीक है। 20 नंबर का टेस्ट रहा होगा, मुझे नहीं पता नंबर कितने का टेस्ट रहा होगा, सबके नंबर ट्रिपल कर दिया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब फिर से नए सारे स्टूडेंट के जो नंबर हैं उनको डिवाइड बाय ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे। ज़रूरत नहीं है पूरा कैलकुलेशन करने का। पुराना मीन अगर 5 था, सारे डेटा में 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो नया मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुराना मीन 5 था तो नया मीन करने के लिए 5 × 3 15 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेंटेंस है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। देखिए मेरे को जितने याद आते जा रहे हैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब एक बार बोल दे रहा हूँ मैं। इनफैक्ट आप मेरे जितने वीडियो देखेंगे, हर चैप्टर के जितने वीडियो देखेंगे, पूरी कोशिश किया हूँ मैं कि जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, टॉपिक हैं, वो सारी कवर हो जाए। अब एग्ज़ाम में क्या आना नहीं आना ये मुझे नहीं पता है, केवल ईश्वर को पता है, भगवान को पता है, पेपर सेट करने वाले को पता है। हमारा काम है पढ़ाई करना और हम हर टॉपिक पढ़ रहे हैं। रिवीजन क्लास में भी जितना हो सके एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी बहुत शांति से, बहुत पीसफुल तरीके, बहुत कोई चिल्ला विल्ला के स्टेज पे डांस करके कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं आपके लिए। शांति से बैठ के पढ़ाई करना है, ठंडे दिमाग से पढ़ाई करना, बहुत रिलैक्स होकर के चुपचाप सुनते जाओ इसको, है ना। तो ज़बरदस्ती का केवल वीडियो को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, एट्रैक्टिव किस सेंस में, कुछ एंटरटेनिंग लुक ज़्यादा हो वीडियो का, इन्फॉर्मेटिव कम हो, मैं ऐसा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप बहुत शांति से, बहुत पीसफुल, बहुत रिलैक्स होकर के, एक एक बच्चा, एक जिसका जीरो नॉलेज है वो भी मेरे पास इस वीडियो को बैठे और शांति से ठंडे दिमाग से पढ़ते जाए तो उसको सारे क्वेश्चंस या सारे वैरायटी कवर हो जाए। एक क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज। ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0 होता है, ऑप्शन बी लेस देन 0 होता है, या ऑप्शन सी इक्वल टू 0 होता है। पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग ही कई लोग को समझ नहीं आया होगा, सर क्या क्या बोल दिया आपने। मैंने बोला द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, सबको हमको पूरा प्लस माइनस कंसिडर करते हुए सम करना है। अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू, चलो मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ। एक पहले वैल्यू, कुछ वैल्यू का सेट ले ले, सपोज कोई वैल्यू है 2, 5, 7, 3, चलो भैया ये 4 ही नंबर ले लेता हूँ मैं, मुझे नहीं पता है कितना है। इसका एवरेज निकालो पहले। तो एवरेज होता है समेशन x अपॉन n। ए भाई मैंने घटिया वैल्यू ले लिया लग रहा है, 7, 3, 10, 5, 15, 2, ओ माई 17 डिवाइड बाय 4, पॉइंट में आ गया। थोड़ा और करता तो इंटीजर आता, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इसी को समझा देता हूँ। ये बनेगा 4 4 जा 16, 4.25। अब अगर ये 4.25 है तो x माइनस एक्स बार निकालते हैं अपन। x माइनस एक्स बार का मतलब है मैं डेटा का उसके मीन से डेविएशन ले रहा हूँ, डेविएशन मतलब डिफरेंस ले रहा हूँ। तो डेविएशन मतलब डिफरेंस लूँगा, तो बताओ 2 में से माइनस करूँगा 4.25 को, 5 में से माइनस करूँगा 4.25 को, 7 में से माइनस करूँगा 4.25 को, और 3 में से माइनस करूँगा 4.25 को, कितना कितना आएगा देखते हैं। और इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं लिया है मैंने, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम, मतलब जो आएगा जैसा आएगा पूरा लिखना है। 4
2 में से 4 माइनस 2 पॉइंट तो माइनस 2.25 आ जाएगा। 5 में से 4.25 को माइनस करेंगे तो प्लस 0.75 आएगा। 7 में से 4.25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.75 और 3 में से 4.25 को माइनस करेंगे तो माइनस 1.25। अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको समझ में आएगा ये पॉजिटिव वाले दोनों नंबर हैं, इनको ऐड करने से आ रहा है 3.5 आ रहा है, प्लस 3.5। नेगेटिव वाले को करते हैं, माइनस 1.25 और माइनस 2.25 करोगे तो माइनस 3.5। और आपको दिख रहा है ये जो सम आया समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, ये जो टेबल आया ना बेटा, ये दोनों का आप देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आया है। तो लकली ऐसा नहीं हुआ है, ये x माइनस एक्स बार का जो सम होता है ना, ये जो x माइनस एक्स बार का जो सम होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, इसी को बोलते हैं सम ऑफ दी, सम मतलब ये सिग्मा हो गया, डेविएशन मतलब डिफरेंस हो गया। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। ये याद रखिएगा, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो, या बोल सकते हो सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यू। तो अलजेब्रिक सम का ही मतलब है कि निगेटिव निगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, उसको मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेना है। ये टेबल हमेशा जीरो ही आता है। आप बोलेंगे सर 4 नंबर की जगह 5 नंबर ले लेते तो, ये नंबर चेंज कर देते तो, भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। एक्स टेबल में इवन नंबर ले लो, ऑड नंबर डेटा ले लो, चेंज कर लो डेटा, सीक्वेंस चेंज कर लो, ये हमेशा एक्स माइनस एक्स बार का सम हमेशा जीरो ही आएगा। तो स्टूडेंट ये पूरा कंप्लीट चैप्टर 3 पार्ट में मैंने करवा दिया। आने वाले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय।